हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी क्लास 9th का सैम्पल पेपर, जिसमें 29 से लेकर 32 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके काफ़ी छोटे क्वेश्चन होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को जो इंडेक्स या पावर वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ पर उपयोग करने हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए आपको कि 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 पावर 3/5 16 पावर 5/4 इंटू 8 पावर 4/3। तो हम इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। आपके पास यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 5 25, दैट इज़ 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 243 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ये आपका 3 टू दी पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह से 16 को आप लिखेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16, और ये आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। इसी तरह 8 को लिखेंगे आप 2 2 4 2 8, दैट इज 2 टू दी पावर 3। अब आपके पास ये क्वेश्चन है वो इस तरह से परिवर्तित हो जाए। देखिए इस 5 पावर 2 होल पावर 3/2 लिख देंगे इंटू 3 पावर 5 होल पावर 3/5 लिख देंगे। इसी तरह 16 को 2 पावर 4 होल पावर 5/4 लिख देंगे इंटू 2 पावर 3 होल पावर 4/3 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको पता है कि a टू दी पावर m टू दी पावर अगर n होता है तो उसको हम लोग क्या लिख दे, a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख देंगे भाई। देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखिए तो 5 पावर 2 पावर 3/2 इंटू 3 पावर 5 पावर 3/5। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 पावर 4 पावर 5/4 इंटू 2 पावर 3 पावर 4/3। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी गेट, 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 अपॉन 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4। ऊपर आपके 5 और 3 के ऊपर होल पावर लगी हुई है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a टू दी पावर m हो इंटू b टू दी पावर m हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b होल पावर m लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर a की पावर m हो इंटू आपका a टू दी पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करोगे आप, तो देखिए 5 इंटू 3 होल पावर 3 हो जाएगा और आपके पास 2 पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो आपका 15 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 9 इट इज़ 512, और 15 टू दी पावर अगर आप 3 करना चाहते हैं तो 15 15 225 होता है, इंटू 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 15 5 75 कैरी 7, 15 2 30 और 7 37 कैरी 3, 15 2 30 30 और 3 33। तो इट इज़ 3 3 7 5 अपॉन 512 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये जो जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं इन फॉर्मूलों को आप लोग याद करिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर p की वैल्यू आपको ये दे रखी है तो आपको क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। आपको p की वैल्यू दे रखी है
5 माइनस 2√6 और हमें इसकी, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी पावर होल पावर 2। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लिया कि अगर a टू दी पावर m हो और b टू दी पावर m हो तो हम इसको a अपॉन b होल पावर m लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए आप, 1 माइनस पी होल पावर 2 अपॉन पी दे रखा है, इसमें एलसीएम अलग अलग कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी माइनस पी अपॉन पी होल स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन पी माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो p की वैल्यू आपको 5 माइनस 2√6 दे तो 1 अपॉन पी कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल हुआ आप इस रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर का। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5 प्लस 2√6 और ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 प्लस 2√6 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की वजह से a का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2√6 ऊपर रहेगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर 24 होता है। सो व्हाट वी गेट, 5 प्लस 2√6 अपॉन 1 दैट इज़ 5 प्लस 2√6 आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन पी की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को रखिए तो इसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिए ये तो आपका पहले 1 अपॉन पी की वैल्यू निकाल दी, फिर आप इसको इस तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1 अपॉन पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 5 प्लस 2√6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना व्हाट यू गेट, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। देखिए क्या आता है आपका, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए कितना आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24 प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16√6। तो व्हाट वी गेट, ये 40 हो जाएगा और ये 16√6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि इन्होंने बोला है दर्शाइए कि यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है तो वह क्या होगा, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जब राइट ट्राइंगल वेरीफाई करना है तो अब एक राइट ट्राइंगल ही यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, आपको जो बोला गया है हम उसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि इसके दो एंगल का सम किसके इक्वल है। मान लो आपने इस एंगल को ए मान लिया, इस एंगल को बी मान लिया और इस एंगल को सी मान लिया, और इन्होंने बोला हुआ है कि जो सी है वो ए प्लस बी के इक्वल है। मतलब इन दो एंगल का सम तीसरे वाले एंगल के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। फर्स्ट का ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी की जगह हम क्या कर रख देंगे c। तो इन दोनों की जगह हमने c रख दिया तो c प्लस सी 180 आ गया। तो 2c इक्वल्स टू 180 आ जाएगा आपका। तो c की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 90 डिग्री आपकी आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट जब c 90 डिग्री है तो आपका ये दिस इज़ राइट एंगल। सो ट्राइंगल लिख दोगे
दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो तथा तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है भाई आप लोगों के पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल की इन्होंने कुछ कंडीशन बता रखी हैं। कैसा ट्राइंगल है ये भाई, तो आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल हमको दे रखा है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, मान लो ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये तीसरी साइड अलग है, तो जो इक्वल साइड्स हैं वो 15 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो 12 सेंटीमीटर। तो आप इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए और इसको सी कह दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, एस निकालिए एरिया निकालने के लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ऐड करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 12 बाई 2 दैट इज़ 42 बाई 2 दैट इज़ 21 आ गया आपका। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर कैलकुलेट करिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप रूट लगाएंगे, एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, 21 माइनस 12। Now what we get, 21 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए आपके पास ये 3 इंटू 7 आ जाएगा, ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जिनके पेयर बन गए उनको बाहर निकाल देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू रूट 21 अंदर रहेगा। तो 3 3 9 2 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ आवर एरिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो। तो जब भी आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको क्या करना है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया आपका, अगर आप इसका छोटा सा एक फिगर बनाएं तो ये आपके पास एक प्लेन हो गया और इस प्लेन में आपके पास क्या है, यहाँ से पॉइंट पता करना है, यहाँ से बराबर दूरी पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। ठीक है, तो ध्यान रखना a,0 और 0,a दो ऐसे पॉइंट होंगे जो क्या होंगे, आपके ओरिजिन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे। तो हमें इनको और इनको बराबर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो आपके जो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, a,0 एंड 0,a। अब a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सेम रखना है हमें दोनों को। तो इस तरह में ऐसे दो बिंदु इंसान लिख सकते हैं जो क्या हो, मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, ये भी a डिस्टेंस पर होगा और ये भी a डिस्टेंस पर होगा। क्लियर टू यू। और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, अगर आप चाहें तो इनको बना सकते हैं। ठीक है, जितनी डिस्टेंस यहाँ 2,2 यहाँ लिखोगे तो -2, साइन चेंज कर दीजिए यहाँ से, यानी अलग अलग तरह के पॉइंट आप लिख सकते हो। ये दो पॉइंट तो ऑलवेज इसके ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी आप रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे 2,2 ले लिया यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस ले ली, तो इसके जस्ट अपोजिट ले लो, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, बराबर करना। तो -2,2 भी ऐसा हो जाएगा, -2, -2 भी होगा। इसकी यहाँ से डिस्टेंस हमेशा
सेम रहेगी। तो ये सेम हो या इनके साइन चेंज, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं जो इनकी दूरी यहाँ पर सेम रहेगी। तो आप ए कॉमा ए, ए कॉमा माइनस ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए आप पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप लोगों के पास आपको पता ही है भाई कि अगर ग्राफ हम लोगों को कभी भी आ जाए तो हमें क्या करना है, जो ये पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस प्लस वाले आते हैं, इसमें माइनस प्लस वाले आते हैं, इसमें माइनस माइनस वाले आते हैं और इसमें आपके प्लस माइनस वाले आते हैं। तो आप इसमें आसानी से देख के ये माइनस प्लस वाला है तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है दोनों बिंदुओं का भुज का योग कोटि का योग ज्ञात करो। तो हमें इनके क्या करना, एब्सिसा का सम। तो एब्सिसा अगर x, y कोई पॉइंट होता है तो x उसमें एब्सिसा कहलाता है और y उसमें ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों की एब्सिसा का सम निकालना है। तो सम ऑफ एब्सिसा निकालो भाई। तो सम ऑफ एब्सिसा क्या हो जाएगा आपका, एक की एब्सिसा -4 है और दूसरे की एब्सिसा 3 है, दैट इज़ -1 आ जाएगा। सम ऑफ ऑर्डिनेट निकालो भाई। ऑर्डिनेट का सम कितना हो जाएगा आपका, 6 + 3 दैट इज़ 9 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब -1 -9 निकालना है। ठीक है, तो -1 -9 दैट इज़ -10 हो जाएगा आपका। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 33 से 36 जो क्वेश्चन हैं वो आपके 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं अपने, कंटिन्यू। अब देखिए थोड़ा और आपको क्वेश्चन को हार्ड कर दिया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं। देखिए, यदि √5 की वैल्यू दे रखी है इतनी, √10 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप जब भी सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही करना है हमें, बिना रैशनलाइजेशन के हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब देखिए आप किस प्रकार से इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, एक एक करके देखिए भाई। तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप √20 और √20 दो बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√20 माइनस √10 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2√20 + √10 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 2√20 + √10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल ये 10 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि 10 और ब्रैकेट में 2√20 + √10 एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। नीचे आ जाइए, 2√20 का होल स्क्वायर माइनस √10 का होल स्क्वायर। अगला जो स्टेप रहेगा आपका क्या रहेगा, 10 2 × आप √20 के फैक्टर करोगे, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 प्लस √10 लिखोगे। अब इसके बाद इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, इसको स्क्वायर कर, 2 2 ज़ा 4 20 ज़ा 80 आ जाएगा, माइनस √10 की वैल्यू 10, तो ये √10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए आप इसके बाद देखेंगे 10 का 10 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2√5 प्लस √10 आप यहाँ पर लिख देंगे और नीचे 70 आ जाएगा। ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर 4√5 प्लस √10/7 हो गया। √5 की वैल्यू, √10 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपका 4 × 2.236 प्लस 3.162 आपको यहाँ लिख देना है भाई। 7 की वैल्यू 7 रहेगी। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे भाई, थोड़ा सा देखिए किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो जब इनको मल्टीप्लाई करिएगा
तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3.162 अपॉन 7 व्हाट वी गेट। इनको ऐड कर दोगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 हो गया अपॉन 7। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा भैया आपका आंसर हो जाएगा। 7 1 जा 7, 51 हो गया, 7 7 जा 49, 20, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 66, 7 9 तो 1.729 आपका अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 33 नंबर। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू 1 के इक्वल शो करनी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए बेस सब जगह सेम है, तो बेस सेम हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि अगर a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n हो तो पावर ऐड होती है, और अगर a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर m हो तो a टू दी पावर m माइनस n होता है। और अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर का मल्टीप्लाई। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले देखो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए अच्छी तरह से, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए बी माइनस बी सी, डिवाइड का निशान। अब आप यहाँ देखिए बेस यहाँ पर सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, माइनस हो जाएगा एक्स टू दी पावर बी माइनस ए और उसकी पूरी की पावर सी हो जाएगा। ये LHS लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वस टू, अब क्या होगा, ये भी बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो ए बी माइनस ए सी माइनस यहाँ पर आएगा ए बी माइनस बी सी। आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाली पावर ये लिख दी, इसको माइनस करके लिख दिया। डिवाइड का निशान जो एज इट इज़ है इसको लिख देंगे b माइनस ए इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी बेस सेम है तो पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, एक्स टू पावर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी। ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी, तो आपका आंसर आएगा एक्स की पावर 0, दैट इज़ 1 आंसर। तो हमारा RHS के इक्वल ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके कोई 3 हल ज्ञात करना है, तो भाई इसके हल ज्ञात करने के एक बार x0 रख दीजिए, एक बार y0 रख दीजिए, और फिर उसके बाद इसके कोई भी आप रिजल्ट 3 निकाल सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, x इक्वल टू 0 पुट किया इसमें, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -1/5। अब y इक्वल टू 0 रख दिया तो 2x इक्वल टू -1 होगा, तो x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू -1, इसमें रख रहे हैं भाई सभी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा 2 प्लस 5y इक्वल टू -1, 5y इक्वल टू -1 माइनस 2, y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3/5। तो आपके 3 सॉल्यूशन हो गए, 0, -1/5 एक सॉल्यूशन हो गया, और -1/2, 0 दूसरा सॉल्यूशन हो गया, और तीसरा हो गया 1, -3/5। तो ये 3 सॉल्यूशन आपके इसके निकल आए। तो इस तरह आप इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आपके पास जो निम्न आकृति में यदि पी क्यू और पी आर के बराबर हो, मतलब ये आपको इक्वल दे रखा है पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसमें भी पी क्यू इक्वल टू पी आर, और एम क्यू इक्वल टू एम आर, ये दोनों इसके इक्वल हैं, और यहाँ पर ये इसके इक्वल है। तो वेरीफाई करना है कि आपका पी क्यू एम
मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के। तो आपको ज़्यादा पेन नहीं लेना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपने पढ़ा हुआ है कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो हम इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इजक्वल्स टू पी आर है, ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है। दोनों के लिए एक साथ लिख रहा हूँ, तो एंगल पी क्यू आर इजक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ पर हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, एंड इन ट्राइंगल एम क्यू आर, एम क्यू इजक्वल्स टू एम आर आपको दे रखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एंगल एम क्यू आर बराबर एंगल एम आर क्यू। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ है करना है जो हमें, उसको सुन लीजिए। अगर आपको डालेंगे फॉर, अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट कह दें, फॉर सेकंड पार्ट कह दें, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हमें इस एंगल के बारे में निकालना है। हमारा देखो ये एंगल जो है, हमने इस एंगल को इसके बराबर कर लिया और ये एंगल बराबर हैं, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये बचेगा, इसमें से माइनस इक्वल में से माइनस करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए, तो एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल एम क्यू आर होगा इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल एम आर क्यू होगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, एंगल कौन सा वाला, पी आर पी एंगल पी क्यू एम इजक्वल्स टू एंगल पी आर एम, ठीक है। अब अगर इस वाले सेकंड पार्ट के लिए करना होता तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, ठीक है, एडिंग करते सेकंड कर देते। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर इजक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल एम आर क्यू। तो अब आप देखेंगे ये और ये एंगल जोड़ने हैं हमें, और ये एंगल जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी क्यू एम इजक्वल्स टू एंगल पी आर एम। दोनों ही कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया है कि इफ़ रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हम इसको एक्स एक्स मान लेंगे। इसी तरह से ओ टी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ एस, ओ टी एंगल क्यू ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इसको वाई वाई मान लेंगे। अब इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एंगल आर ओ टी आपका 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप पहले लेट कर लेंगे। क्या करोगे, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू एक्स कर लिया, एंड एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ टी इक्वल्स टू वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि एंगल आर ओ टी, आपके पास क्या दे रखा है कि ये एंगल ये
एंगल ROT जो है वो 90 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या लिख सकते हो, ROT एक्स और वाई के मिलने से बन रहा है। इसका डबल करोगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 2y 180 हो गया। 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल POS। एंगल POS प्लस एंगल, इसको लिख सकते हैं SOQ 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट POQ इज ए लाइन। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स का हर एक है। ये देखिए फिर से एक क्वेश्चन और आ गया आपका कि अगर a और b रैशनल नंबर हैं तो हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। फिर से रैशनलाइजेशन करना है हम लोगों के लिए, तो इसको मैं साइड लिख देता हूँ। a माइनस बी रूट 6 इक्वल्स टू आपके पास √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 है। इंटू करिए भाई सभी, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 √2 प्लस 2 √3 अपॉन 3 √2 प्लस 2 √3 आपका इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करते जाइए। देखिए नीचे तो 3 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा √2 का इससे होगा √3 का इनसे, तो √2 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12 आ गया, प्लस 5 √6 अपॉन 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो आपके पास 12 प्लस 5 √6 अपॉन 6, दोनों के एलसीएम अलग अलग कर दोगे, 12 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6 √6 हो गया। अब देखिए आप पर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो अब इसको अच्छी तरह माइनस बी √6 इक्वल्स टू, इससे 2 ज़ा 12 कट जाएगा, तो 2 प्लस 5 अपॉन 6 √6। अब इसको इक्वेट करोगे तो दिस इज दैट a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और यहाँ से माइनस b है तो b की कितनी हो जाएगी, -5/6। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई इस प्रकार है, 130 से 140 सेंटीमीटर के 8 लोग हैं, इतने वाले इतने, इस तरह से एक टेबल दे रखी है। हमें क्या करना है, इसके लिए एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर ले लिया भाई हमने। ये इस ग्राफ पेपर पर आपको इस साइड जो है पैमाना लेना है, जिस पे आप ऊंचाई लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, इस तरह से आपका ये बना लेंगे, और यहाँ पर आप दोनों चीज़, यहाँ पर ऊंचाई लिखनी है। ये मैंने यहाँ पर किंक बनाया हुआ है क्योंकि आपका 0 से शुरू नहीं हो रहा है, और यहाँ पर बीच के टर्म्स हमें ख़त्म करने हैं, तो इस तरह से आप एक किंक बना देंगे। अब यहाँ पे 2 4 6 से 10 ये यहाँ पर लिख देंगे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर लंबाई को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे, आपको 130 से 140 में 8, 130 से 140 में 8 तक आपको जाना है, तो आप इस तरह से इनके जो हैं ग्राफ को बना सकते हैं। 130 से ये 8 तक आप इस तरह से इसको बना देंगे। एक बना दिया। इसके बाद क्या है,
140 से 150 कितना 18 है, 18 यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर 18 तक इसको बना देंगे। तो ऐसे आप बनाते चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें इसको बनाना है। काफ़ी आसान है हिस्टोग्राम को बनाना, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका पैमाना भी लिख देना, या जो आप इसमें स्केल मानेंगे, स्केल क्या है, यहाँ पर हमने क्या माना है, 1 एक्स एक्सिस पर क्या माना हुआ है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 130 से 140 10 का अंतर है, यहाँ पर 2 माना। और वाई एक्सिस पर पैमाना माना हुआ है हमने, उसको लिख देंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 पर्सन, ठीक है बॉयज, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर इनको बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको छायांकित भाग का मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, इसकी तीनों साइड पता हो, दोनों के एरिया को माइनस कर देना। तो ये 14 है, ये 15 है, ये 14 है, ये निकाल। तो पहले ये देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को डी मान लें तो इन ट्राइंगल ए डी पी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो एक टू ए डी की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर और 5 दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देना। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और ये 169 आएगा। तो ए बी स्क्वायर 169 है, तो ए बी की वैल्यू √169, दैट इज़ ए बी की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। तो ये आपका 30 निकल आया। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ए बी डी सीधा निकाल देते हैं, हाफ बिकॉज राइट ट्राइंगल है, 5 × 12 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ इस ट्राइंगल के एरिया भी निकालते हैं, तो ए वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 14 हो गई। एस निकालोगे, एस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 13 28, 28 और 14 आपका 40/2 21 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21 आ गई है, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए भाई 21 × 13 माइनस करोगे 8, 7 ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 7। फैक्टराइजेशन कर दो, 3 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 7। आप देखेंगे 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया और 2 के पेयर बन गया। तो 3 × 7 × 2 × 2 2 ज़ा 4 3 12 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 84 में से 30 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड प्रूव्ड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 84 माइनस 30, दैट इज़, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो 4 का 4 और 8 में 3 या 5 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।